अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थर्ड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम लोग मेजर आउटलाइन की बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। सेकंड टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी की एम्स, उसकी क्लासिफिकेशन और उसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री देखेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, देन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, फिर हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक जो आता है वो है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व किया जाता है। कंजर्व का मतलब होता है बचाना। सेवन्थ टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि जो इंसान हैं बायोडाइवर्सिटी पे इनका क्या असर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन बेसिकली एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम लोग जंगलात को काटते हैं। अब ये किस वजह से काटते हैं, इसकी डिफरेंट रीज़न्स होती हैं। लेट्स सपोज कि हम लोगों ने वहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगानी है तो हम लोग डिफॉरेस्टेशन करेंगे। वहाँ पे जो ज़मीन है उसको एग्रीकल्चर के लिए सेट करना है तो वहाँ पे जंगलात को काटना पड़ता है। तो इस तरह इसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं, उन रीज़न्स को हम लोग वन बाय वन टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, के बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं। और लास्ट और जो 10th टॉपिक है हमारा, उसमें हम लोग ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, यानी कि वो स्पीशीज़ जो कि नापैद होने के करीब हैं, वो कौन कौन सी हैं और हम लोग कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ बना के उनको बचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। At least 10 million kinds of organisms inhabit the earth, but less than 1/3 of these have been studied and catalogued. बेटा लेक्चर का जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आपकी बुक के पहले जो पैराग्राफ उसमें ये 2 लाइनें बयान की गई हैं कि तकरीबन 10 मिलियन काइंड्स हैं। किसकी? ऑर्गेनिजम्स की। कितनी काइंड्स हैं? 10 मिलियन काइंड्स हैं। इनहेबिट का मतलब होता है रिहाइश पजीर होना। 10 मिलियन ऐसी इकसाम हैं इन जानदारों की जिन्होंने इस ज़मीन के ऊपर अपनी रिहाइश बना के रखी हुई है, जो ज़मीन के ऊपर रिहाइश पजीर है। बट लेस दैन 1/3 ऑफ दीज, लेकिन इनमें से तकरीबन 1/3 हिस्सा जो है हैव बीन स्टडीड, जिसको पढ़ लिया गया है, एंड कैटलॉग्ड, और एक रिकॉर्ड में रखा गया है। अब वो कह रहे हैं तकरीबन ऑर्गेनिज़म्स की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं। हमारे पास ऑर्गेनिज़म्स की तकरीबन 10 मिलियन टाइप्स हैं, ठीक है। और इन 10 मिलियन में जो 1/3 है उसके बारे में हम लोग कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं और उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। बाकी चीज़ें अभी हम लोगों के पास जो है वो अंडर स्टडी हैं, उनके बारे में हम लोग अथेंटिक कोई भी बात नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन कि हाउ मैनी मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बेटा ये चैप्टर 1 जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब भी हम लोगों ने मेजर ग्रुप्स की बात की थी। तो मेजर ग्रुप्स की बात दोबारा कर लेते हैं, कौन कौन से मेजर ग्रुप्स हैं। ज़रा आप लोग अपना जो नॉलेज है उसको रिकॉल करें तो आपको याद आ जाएगा। हम लोगों ने बात की थी प्रोकैरियोट्स की, प्रोटिस्ट की, फंजाई की, प्लांट्स की और एनिमल्स की। ये वो मेजर ग्रुप्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। तो जानदार मेनली कितनी किस्म के होते हैं? 5 किस्म के। कौन कौन से हैं? प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है क्लासिफिकेशन, ठीक है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको कि लिविंग व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। तो आप लोग ये बताएंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड into different groups due to their similarities and differences. This grouping is called classification. कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस की बुनियाद पे डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाता है। जो इस तरह की ग्रुपिंग होती है उसको हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। बेटा क्लासिफिकेशन की 2 टाइप्स हैं, मतलब 2 डेफिनेशंस है जो इस लेक्चर में मैंने आपको बताई हैं। उन 2 में से आपने जो मर्ज़ी है आपको ईजी लगे वो कर लें। ये उसकी सिंपल सी डेफिनेशन जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और जो लेक्चर में नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी वो वाली डेफिनेशन है जो आपकी बुक में दी गई है।
तो ज़्यादा बेटर है कि आप अपना बुक वाला ही याद करें, क्योंकि पेपर आपकी बुक में से बनना है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको जब उनकी सिमिलैरिटीज़ और इनकी डिफरेंसेस की बेस पे ग्रुप किया जाता है, डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाता है, तो इस तरह की ग्रुपिंग को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। हम लोगों ने बेटा अपना चैप्टर जो है वो 3rd स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी, और अभी तक हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं पता है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो चलिए पहले बायोडाइवर्सिटी को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो जो बायोडाइवर्सिटी है ना बेटा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, या फिर डिफ़ाइन बायोडाइवर्सिटी। तो आप लोगों ने ये बताना है कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये 2 अल्फाज का मजमू है, 2 अल्फाज से मिल के बना है, बायो और डाइवर्सिटी। बायोस का मतलब आपको पहले ही पता है कि लाइफ होती है, और डाइवर्सिटी के मायने क्या होते हैं? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, ये मैंने यहाँ पे लाइन स्किप कर दी है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि बायो के जो लिटरल मीनिंग्स हैं वो लाइफ हैं। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। अच्छा, वैरायटी जो है ना बेटा ये 2 तरह की होती हैं, एक तो विदिन स्पीशी हो सकती है और एक अमंग स्पीशी हो सकती है। विदिन स्पीशी से मुराद है कि एक स्पीशी के अंदर, और अमंग स्पीशी से मुराद है कि स्पीशीज़ के दरमियान। यानी कि अगर हम लोग एक डॉग और एक कैट की बात करें तो वो अमंग स्पीशीज़ होंगी, ठीक है, क्योंकि वो 2 स्पीशीज़ के दरमियान की वैरायटी है कि और अगर हम लोग किसी भी 2 या 3 कैट्स की बात करें या 2-3 डॉग्स की बात करें, तो जो डॉग्स की स्पीशीज़ हैं, मतलब किसी का हाइट किसी की छोटी है तो किसी की बड़ी है, किसी के कान लंबे हैं तो किसी के बड़े हैं। तो इस तरह की जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनके अंदर, या इस तरह के जो डिफरेंसेस होते हैं ना, इनको हम लोग विदिन अ स्पीशी में कंसिडर करते हैं, ठीक है। इट इज़ द मैयर ऑफ वैरायटी। मैयर कहते हैं किसी चीज़ को पैमाइश करना। जो बायोडाइवर्सिटी है ये मैयर है किसकी है? वैरायटी की। और ये किस लिए हम लोग करते हैं? ताकि जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट इकोसिस्टम्स में, हम लोग उनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें। अब हमारे पास इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम हमारे पास कोई भी एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इकट्ठी रहती हैं। ओके, नेक्स्ट आपको ये पूछा जा सकता है कि बायोडाइवर्सिटी कितनी तरह की है। क्वेश्चन आ सकता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आपने बताना है देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द फर्स्ट वन इज़ फ्लोरा एंड सेकंड वन इज़ फौना। फ्लोरा से आपने याद रखना है कि ये फ्लावर से रिलेटेड है, यानी कि फूलों का जिक्र होगा यहाँ पे। तो फूल किस पे लगते हैं? पौधों पे, दरख्तों पे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है उसको हम लोग फ्लोरा कहते हैं, और फाना जो है वो एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी है। तो आप लोग ये बताएंगे कि देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट वन इज़ फ्लोरा, सेकंड वन इज़ फाना। फिर आप इनको डिफ़ाइन करेंगे। बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड फ्लोरा एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड फाना। नेक्स्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन फैक्टर्स के बारे में बताएं जिन फैक्टर्स पे बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है, ठीक है। ऑन विच फैक्टर्स बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स। तो आप लोगों ने बताना है कि बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है? जी, आपकी बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है क्लाइमेट पे, आबो हवा पे, सॉइल पे, मिट्टी की कंडीशन कैसी है, आल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है, आल्टीट्यूड बुलंदी को कहते हैं, और प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़ और दूसरी स्पीशीज़ की मौजूदगी पे भी डिपेंड करती है कि वो उनकी मौजूदगी अगर है तो कुछ स्पीशीज़ होंगी, और अगर कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो एब्सेंट होंगी तो कुछ उनके ऊपर डिपेंड करने वाली स्पीशीज़ जो हैं वो भी ख़त्म होंगी। अच्छा, क्लाइमेट की अगर हम लोग सबसे पहले बात कर लें तो क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को, किसी जगह का माहौल। तो अब आपको पता है कि हर जगह का माहौल जो है वो डिफरेंट होता है, और माहौल के अंदर रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। यानी कि अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारे एरिया के अंदर मैंगो ट्री पाया जाता है, रोज़ प्लांट पाया जाता है, ठीक है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस का पौधा होता है, चैप्टर 1 में डिस्कस किया था ना कि जो सरसों का पौधा होता है उसका नाम साइंटिफिक ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है। लेकिन अगर हम लोग सहरा में चले जाएँ, किसी डेजर्ट में चले जाओ, तो आपको ये वाले प्लांट्स वहाँ पे नहीं मिलेंगे। आपको वहाँ पे कैक्टस मिलेगा, यूफोर्बिया मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इनका इन्वायरमेंट डिफरेंट है। अब वो वाले प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पानी है, ठीक है। वो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। नेक्स्ट सॉइल है। अब कुछ प्लांट्स हैं जो कि ज़रख़ेज़ मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि गंदम की फसल लगा लें या धान की फसल की, जो चावलों की फसल होती है जिसको आप मूंजी कहते हैं,
तो इनको पानी मतलब बहुत ज़्यादा मुझे को चाहिए होता है। धान की फसल, ये जो राइस आपके पास क्रॉप होती हैं, तो अगर हम लोग किसी ऐसी जगह पे इसको लगा दें कि जिस मिट्टी के अंदर रॉक्स हैं, पेबल्स कहते हैं छोटी छोटी कंकरियों को, तो क्या ये वहाँ पे सरवाइव कर जाएंगी ये वाली फसल? नहीं, क्योंकि वो वाली मिट्टी इसके लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है आल्टीट्यूड किसी भी बुलंदी को कहते हैं। बुलंदी से मुराद है कि कुछ पौधे जो हैं, ये जो मरी वाली साइड पे, कश्मीर वाली साइड पे अगर आप देखें तो पहाड़ों के ऊपर कुछ पौधे लगे होते हैं, ठीक है। तो उन पौधों का क्या है कि वो पौधे बस वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत थोड़ी सी अमाउंट में पानी चाहिए होता है। अगर वो ज़मीन के अंदर रहेंगे तो पानी, क्योंकि ज़मीन अब्जॉर्व करती है, तो वो पौधे जो हैं वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम लोग ये बात करें कि प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज़ की बात करें, तो बेटा आपको पता है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स हैं वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कि जो लिज़र्ड है हमारे घर में, वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स पे, छोटी छोटी फ्लाइज़ को खाती है हमारे घरों में। तो जब बारिश का मौसम होता है तो ज़्यादा लिज़र्ड्स आती हैं ना, ख़ास तौर पे उन जगह पे जहाँ पे हमारे बल्ब लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका खाना मौजूद होता है। अगर वहाँ से हम लोग, जब सर्दियाँ आती हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हैं, मक्खियाँ या डिफरेंट जो इंसेक्ट्स जो हमारी ट्यूबलाइट्स के करीब होते हैं, क्योंकि वो सर्दियों में नहीं होते हैं, तो जो लिज़र्ड्स हैं वहाँ पे वो भी नहीं होती हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फाना की मतलब मैंने बताया ना आपको कि जो बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स है उसको हम लोग फाना कहते हैं। तो मैं फिर यहाँ पे ये कह सकती हूँ ना कि जो फाना, क्योंकि हम लोग एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर एक स्पीशी नहीं है तो दूसरी स्पीशी भी वहाँ पे नहीं होगी। तो जो स्पीशीज़ की प्रेजेंस है वो दूसरी स्पीशीज़ की प्रेजेंस पे डिपेंड करती है, यानी कि अगर उनका खाना मौजूद होगा तो वो स्पीशीज़ वहाँ पे सर्वाइव कर सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है कि बिल्कुल उसकी मुनसिफाना तकसीम, मतलब इक्वल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि अगर मेरे पास 10 रुपीज़ हैं और मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं हर स्टूडेंट को 2 रुपीज़ दे दूँ, तो ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और अगर मैं किसी को 5 दे दूँ, किसी को 1 रुपया दे दूँ, किसी को 3 दे दूँ, किसी को 2 दे दूँ, तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है ज़मीन के ऊपर। ऐसा नहीं है कि जितने पौधे एक इलाके में, सहरा वाले इलाके में हैं, पानी वाले इलाके में भी उतने ही पौधे हों। इट इज़ रिचेस्ट इन दी ट्रॉपिक्स, ये ट्रॉपिक्स वाले एरिया में सबसे ज़्यादा है। टेम्परेट रीजन्स हैव आल्सो मैनी स्पीशीज़, जो टेम्परेट रीजन्स हैं हमारी दुनिया के, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन कुछ जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे कुछ स्पीशीज़ होती हैं। पोलर रीजन्स होते हैं बर्फ़ानी इलाके, तो क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ होती है, हर टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो लाइफ का सर्वाइवल वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ इज़ द रिज़ल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। जो बायोडाइवर्सिटी है बेटा हमारे पास, वो अभी से नहीं आ गई है। तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स पहले जितनी भी एवोल्यूशन आई है, उस एवोल्यूशन के नतीजे में हमारे पास बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं हमारे पास, वो 4 बिलियन सालों की मेहनत का नतीजा है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ नॉट वेल नोन टू साइंस। जो साइंस है उसके पास लाइफ के ओरिजिन के बारे में कोई भी अथेंटिक, आप यूँ कह लें कि एविडेंस नहीं है। 600 मिलियन ईयर्स अगो ए लाइफ कंसिस्टेड ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग 600 मिलियन साल पहले की बात करें तो यहाँ पे इंसान नहीं होते थे, बल्कि ज़िंदगी किस पे मुश्तमिल थी? ज़िंदगी तब मुश्तमिल थी बैक्टीरिया पर या दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पर। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा जो हम लोग बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस से मुराद हमारे पास क्या है कि उसकी अहमियत क्या है, हम लोग इसको क्यों स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ये कह लेते हैं हम लोग इट प्रोवाइड्स फूड, ये हमें खुराक देती है। क्योंकि हम लोग डिफरेंट क्रॉप्स खाते हैं, गंदम खाते हैं, हम लोग चावल खाते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? वो फ्लोरा वाली डाइवर्सिटी से आता है हमारे पास, ठीक है। और जब हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं, हम लोग डिफरेंट जानवरों का गोश्त खाते हैं, उनके अंडे खाते हैं, उनका दूध पीते हैं, तो वो बायोडाइवर्सिटी कौन सी है? वो फाना वाली बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें खुराक देती है, चाहे वो फाना है चाहे वो फ्लोरा है। इट प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ड्रग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्राम बायोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। इससे मुराद ये है कि हमें काफ़ी सारी जो दवाइयाँ हैं वो प्लांट्स देते हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से मिलती हैं हमें। कुछ हमें डायरेक्टली मिलती हैं, कुछ हमें इनडायरेक्टली मिलती हैं। अगर हम लोग डायरेक्टली वाले की बात करें तो मैं आपको बताती हूँ कि ये ओक ट्री होता है,
ओक ट्री आक का पौधा होता है, इसको पंजाबी में आक कहा जाता है। तो अगर किसी के दांत में दर्द हो तो इसका जो दूध है, इसका जो एक्सट्रैक्ट है इस प्लांट का, वो वाइटिश कलर बिल्कुल मिल्की उसकी कंसिस्टेंसी होती है। तो उसको कॉटन में लपेट के अपनी दाढ़ के अंदर रखा जाता है तो वो जो टूथ एक है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग इनडायरेक्टली बात करें तो हम लोग ये कहेंगे कि जो टूथ एक की मेडिसिन है, जो उसकी टैबलेट्स हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है कि उन प्लांट्स के लीव लिए जाते हैं, उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसकी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। वो मेडिसिन्स दोबारा से उसमें आती हैं मार्केट में, वहाँ से हम लोग परचेज़ करके मेडिसिन्स खाते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते हैं। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो प्लांट्स हैं वो हमें ड्रग्स देते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे है ए वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्राम प्लांट्स, यानी कि जो सन के अंदर मौजूद हमारे पास डिफरेंट मटेरियल है वो भी हम लोग प्लांट से लेते हैं। जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल कौन सा होता है हमारे पास, जो लकड़ी हम लोग इमारतों में इस्तेमाल करते हैं, फाइबर्स ये जो कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डाइज जो कपड़े रंगने के लिए हमारे पास डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेजिन्स और गम्स और एडहेसिव्स रबर। रेजिन्स और गम्स जो होती हैं ये चिपचिपी सी गम की तरह की वहाँ से स्ट्रक्चर्स होती हैं। एडहेसिव रबर जो होता है ये और ऑयल भी हमें प्लांट से मिलता है। एडहेसिव होता है चिपकने वाले किसी चीज़ की सलाहियत, और रबर भी हमें वहाँ से मिलती है। इस रबर को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, टायर्स भी बनती हैं जो आपकी गाड़ियों में यूज़ होते हैं, और भी इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इट मेक्स एंड मेंटेन्स इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बेटा मैंने पहले बात की है आपको कि इकोसिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इकट्ठी रहती हैं। और अगर ये प्लांट्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे तो क्या बायोडाइवर्सिटी जो उसकी इकोसिस्टम है वो मेंटेन रह सकती है? नहीं, क्योंकि इकोसिस्टम में अगर प्लांट्स नहीं होंगे, अगर एनिमल्स नहीं होंगे तो इकोसिस्टम में सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स बच जाएंगी। और नॉन लिविंग थिंग्स खाली जो होती हैं वो किसी भी इकोसिस्टम का आप लोग कह लें कि नेमो बदल नहीं होती हैं, उसके मुतबादिल के तौर पे हम लोग उसको नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इट रेगुलेट्स दी केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। आप लोगों को पता है कि बेटा कि जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं, और उसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इवेपोरेशन की मदद से दोबारा से फ़िज़ा में शामिल कर देते हैं। यानी कि जो प्लांट्स के पास एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको दोबारा से वो ख़राब बन के वो पानी जो है वो फ़िज़ा में शामिल हो जाता है। अब फ़िज़ा में शामिल होने के बाद वो पानी जो है वो क्लाउड्स बनाता है। जब बादल बन जाते हैं, बादल हैवी हो जाते हैं, तो दोबारा से बारिश होती है और वो पानी दोबारा से ज़मीन तक पहुंचता है और प्लांट्स उसको दोबारा से एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसी तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वाटर की सप्लाई है या हमारे जो एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री है उसको रेगुलेट करने के लिए इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि लास्ट पॉइंट जो हमारा 6th पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कि इट रिसाइकल्स न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल। आपको पता है ना कि वो सॉइल बहुत फर्टाइल होती है जिसके अंदर मिनरल्स मौजूद होते हैं। तो बेटा अगर हम लोग बात करें प्लांट्स की ही यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो वाटर के साथ साथ मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स को भी सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब उनको अब्जॉर्ब करने के बाद उनको क्या किया जाता है, उसको डिफरेंट फ्रूट्स बनाते हैं और उन फ्रूट्स बनाने के लिए उन मिनरल्स या उन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो फ्रूट जब हम लोग इंसान खाते हैं तो वो सारी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, या एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स खाते हैं। तो जब ह्यूमन बींग्स की या एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो वो मिनरल्स दोबारा से ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं। आपको पता है ना कि जब किसी भी ह्यूमन बींग की, किसी इंसान की या किसी प्लांट की डेथ होती है तो उसको ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है। तो दबाने के बाद अब इंसानों को तो हम लोग ख़ुद दबाते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो ख़ुद ब खुद दब जाते हैं ज़मीन के अंदर। तो वो सारे के सारे मिनरल्स जो उसके अंदर मौजूद होते हैं वो दोबारा से ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं। ज़मीन का जब हिस्सा बन जाते हैं तो वो दोबारा से प्लांट्स उसको ऑब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स अपनी खुराक बनाते हैं। उस खुराक में से 90% जो है वो प्लांट इंसानों को दे देते हैं, एटमॉस्फेयर को दे देते हैं, और 10% जो है वो अपने यूज़ के लिए रख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग, और ऐसे जो सॉइल जिसके अंदर मतलब कि मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, मादनियात होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इस तरह की सॉइल को हम लोग फर्टाइल सॉइल कहते हैं। और इसके अंदर फसलें बहुत ज़्यादा अच्छी उगती हैं। प्लांट्स की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो फर्टाइल सॉइल के अंदर बहुत अच्छी होती है। दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।